हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आई होप आप यू ऑल आर फाइन। हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक दैट इज राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं। ये एक पार्ट है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, किसका पार्ट है ये? अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर का ये एक पार्ट है। और हम अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के अंदर हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव सेंटर्स वो कौन कौन से हैं पावर के जो कि यूएस हेजमनी को चैलेंज कर सकते हैं। तो बस इसी पॉइंट को लेकर हम हमारे अगले टॉपिक को लेकर आए। पिछले पार्ट में हमने आसियान और यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा था, उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे तीसरा अल्टरनेटिव दैट इज चाइना, कि चाइना क्या रोल प्ले करता है हेजमनी के अंदर, और चाइना क्या चाइना यूएस को चैलेंज कर सकता है। तो एक चीज तो आपको दिमाग में बिठा लेनी है कि चाइना इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है चाइना। ठीक है, और ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि बाय 2040 सन 2040 तक चाइना जो है वो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बन जाएगी, सरपासिंग यूएस से। मतलब इकोनॉमिक लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर और दूसरे लेवल पर भी वो यूएसए को क्या कर जाएगा? सरपास कर जाएगा। ठीक है, तो चाइना का इंपॉर्टेंस आपको यहीं से आपको समझ में आता है कि भाई चाइना जो है वो बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 2040 तक ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो यूएसए को भी सरपास कर जाएगा। ठीक है, और चाइना जो है इसका जो ये इमेंस इकोनॉमिक पावर है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये इसको अपने रीजन में, अपने एरिया में, मतलब इसके आसपास के जो देश है दैट इज एशियन कॉन्टिनेंट, यहाँ इसको ये बहुत इन्फ्लुएंशियल कंट्री में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है और इसका इन्फ्लुएंस अपने आसपास के सभी देशों के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस बनाने में चाइना को 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट करती है। मतलब ये 5 फैक्टर आप कह सकते हो कि जो चाइनीज इकोनॉमी को आगे बढ़ने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहली चाइना की पॉपुलेशन। हम जानते हैं कि चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, मतलब यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जो होता है, जैसा कि आप ह्यूमन रिसोर्स में पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन इज एन एसेट आल्सो। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई पॉपुलेशन चाइना ने अपनी जो है एसेट में कन्वर्ट की। दूसरा जो है दैट इज लैंड मास। चाइना के पास एक बहुत बड़ा एरिया है, पॉपुलेशन के कंपैरिजन में चाइना का जो एरिया है वो काफी बड़ा है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट फैक्टर है दैट इज रिसोर्सेज। चाइना के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। ठीक है, चौथा जो फैक्टर है दैट इज रीजनल लोकेशन। चाइना की लोकेशन, चाइना की लोकेशन का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि जब आप हिस्ट्री में सिल्क रूट के बारे में पढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि सिल्क रूट में जो सिल्क रूट है वो चाइना से ट्रेड रूट करके बना था, और वो चाइना से सिल्क और दूसरी कॉमोडिटीज जो है वो सिल्क रूट्स के थ्रू यूरोप और बाकी देशों तक जाती थी। ठीक है, तो इसका एक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि इसको अलग अलग कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी देता है। ठीक है, एंड लास्ट इज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है ये चाइना को पावरफुल बनाती है। तो 5 चीजें चाइना को पावरफुल बनाती है। सबसे पहले पार्ट हमने बात की चाइना की पॉपुलेशन चाइना को पावरफुल बनाती है। सेकंड पॉइंट, चाइना का जो लैंडमास है वो चाइना को पावरफुल बनाता है। तीसरा पॉइंट, चाइना के जो रीजनल है, रीजनल एरिया, जिस रीजन में चाइना लोकेटेड है वो इसको पावरफुल बनाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट, चाइना के पास जितने रिसोर्सेज है वो इसको पावरफुल बनाते हैं। नंबर 5, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो चाइना को एक बहुत बड़ी इकोनॉमी या एक बहुत बड़ा पावर बनाकर तैयार करती है। ठीक है, तो जब हम चाइना की इतनी सारी बातें हम करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चाइना का शुरुआत कैसे हुआ। अगर आप कंपेयर करेंगे इंडिया के साथ तो लगभग बराबर समय में ही चाइना और इंडिया जो है उनकी ग्रोथ शुरू हुई है। इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ और वो 1947 में आज़ाद होने के बाद इंडिया ने अपनी ग्रोथ की जो साइकिल है वो आगे बढ़ाई। ऐसे ही चाइना ने 1948 के बाद से अपनी ग्रोथ की साइकिल आगे बढ़ाई जब से वहाँ पर चाइनीज रिवॉल्यूशन आया था। ठीक है, तो चाइना शुरुआत करता है, और चाइना के बारे में एक चीज आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि चाइना एक कम्युनिस्ट नेशन है। ठीक है, ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, ये कम्युनिस्ट नेशन है। ठीक है, तो ये कम्युनिस्ट नेशन जो होते हैं ये कभी भी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते। तो इस बात से आप समझ जाओ कि ये लोग अगर कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, ये सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब ये कैपिटलिज्म से अपनी दूरी बनाकर चलेंगे। ठीक है, ये कैपिटलिज्म में बिलीव नहीं करते हैं।
ठीक है। इनका जो शुरुआती इकोनॉमिक मॉडल था वो वही इकोनॉमिक मॉडल था जो रशिया ने रशियन रिवॉल्यूशन के बाद इकोनॉमिक मॉडल बनाकर तैयार किया था, ठीक है, जिसको सोवियत मॉडल भी कहा जाता है। तो चाइना की शुरुआत आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ चाइना इन 1948 चाइनाज इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल, ठीक है। चाइना 1948 की शुरुआत के बाद चाइना ने अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ाने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया? सोवियत मॉडल। और सोवियत मॉडल का मतलब आप समझ सकते हो कि दैट इज सोशलिस्ट मॉडल एंड दे आर एंटी कैपिटलिस्ट, ठीक है। ये कैपिटलिस्ट से बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो सोवियत मॉडल को इन्होंने ध्यान रखा। अब जब सोवियत मॉडल पे ध्यान रखा तो ऑलरेडी आपको दिमाग में बिठा लेना है कि भाई कैपिटलिस्ट कंट्रीज से इन्होंने अपनी दूरी बना ली होगी। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है चाइना रेस्ट्रिक्टेड इट्स लिंक्स विद कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सो चाइना हैड टू डिपेंड ऑन इट्स ऑन रिसोर्सेज सोवियत एड एंड एडवाइस, ठीक है। तो जैसे ही आपने खुद को सोवियत मॉडल अपनाया वैसे ही आपने क्या किया? आपने खुद को रेस्ट्रिक्ट कर लिया, अपनी लिंक्स को आपने रेस्ट्रिक्ट कर लिया किसके साथ? कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वर्ल्ड मतलब कौन? यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे आपके कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, पूंजीवादी देश जिनको हम कहते हैं। तो कम्युनिस्ट होते हैं वो पूंजीवादी आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से अपनी दूरी बना ली। और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से दूरी बनाने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया या फिर प्राइवेटाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया इकोनॉमी का, ये कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ स्टेट ऑन्ड होगा। जब आप कम्युनिस्ट हो जाते हो या सोशलिस्ट हो जाते हो तो मैक्सिमम टाइम आप क्या करते हो? स्टेट ऑन्ड हो जाते हो, ठीक है। तो चाइना ने डिसाइड किया कि वो अपने खुद के रिसोर्सेस पर डिपेंड करेंगे, साथ में वो सोवियत से मदद लेंगे। सोवियत एड उनको शुरुआत में मिलना शुरू होगी क्योंकि ऑलरेडी जो हमने बात की थी, जैसे हम जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे कोल्ड वॉर एरा, इसमें दो कैंप्स बने थे। इसमें दो कैंप्स कौन कौन से थे? पहला कैंप तो था यूएसएसआर और दूसरा कैंप था यूएसए। यूएसए मतलब कैपिटलिस्ट कंट्रीज, वो यूएसए को सपोर्ट करेंगी, और दूसरा सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्रीज वो सोवियत यूनियन को या यूएसएसआर को सपोर्ट करेंगे। तो चाइना ने अपना सपोर्ट किसको दिया? यूएसएसआर को दिया। तो डेफिनेटली उनको एड कहां से मिली? सोवियत से उनको एड मिली और वहीं से उनको एडवाइस मिली, और उन्हीं की एड और उन्हीं की एडवाइस पर उन्होंने 1948 के बाद से अपना जो इकोनॉमी है इसकी साइकिल को उन्होंने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इस इकोनॉमी का जो खासियत थी वो क्या थी कि स्टेट ऑन्ड हैवी इंडस्ट्रीज, मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज होगी वो सारी की सारी किसके हाथ में होगी? वो सारी की सारी कंट्रोल करेगा कौन? स्टेट। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। प्राइवेटाइजेशन के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, सब गवर्नमेंट की कंट्रोल में रहेगी इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जो कैपिटल है वो कैपिटल कहां से आएगी? वो कैपिटल एक्यूमुलेट होगी एग्रीकल्चर से। मतलब एग्रीकल्चर से हम इनकम करेंगे, चाइना एग्रीकल्चर से इनकम करेगा और इस इनकम को वो कहां इन्वेस्ट करेगा? वो हैवी स्टेट ऑन्ड हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेगा और उससे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन चलाएगा। वो किसी दूसरे देश से मदद नहीं लेगा, खासतौर पर कैपिटलिस्ट कंट्रीज से वो बिल्कुल मदद नहीं लेगा, उनसे वो कोई चीजों का इंपोर्ट नहीं करेगा, वो सेल्फ डिपेंड बनेगा। एड भी लेगा तो किससे लेगा? सोवियत से एड लेगा, ठीक है। और तो इस तरीके से चाइना की जो गाड़ी है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। यहां पर चाइना के पास जब शुरुआत में उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। क्या नहीं था उनके पास? फॉरेन एक्सचेंज, मतलब उनके पास विदेशी पूंजी नहीं थी। मतलब उनके पास भाई वेस्ट से आपको टेक्नोलॉजी खरीदनी है, क्योंकि वेस्ट में उस समय टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुके थे। जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड थे वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में आगे बढ़ चुके थे। तो चाइना जो है उनसे मदद नहीं लेना चाहता था और उनके पास फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं था ये चीज खरीदने के लिए। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो टेक्नोलॉजी और गुड्स को नहीं खरीदेंगे फॉरेन एक्सचेंज के बदले, बल्कि वो क्या करेंगे? वो सब्स्टिट्यूट फॉरेन इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स। क्या करेंगे? वो फॉरेन इंपोर्ट्स को, ठीक है, वो डोमेस्टिक गुड्स से सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो फॉरेन से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो खुद प्रोड्यूस करेंगे और वो खुद अपने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये इनिशिएशन था, इंसेप्शन था किसका? चाइनीज इकोनॉमी का। 1948 में शुरुआत हुई,
ठीक है, इन्होंने अपने आप को सोवियत मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया। ठीक है, इन्होंने खुद की दूरियां बना ली कैपिटलिस्ट दुनिया से। ठीक है, ये पूरी तरीके से सोवियत एड पर डिपेंडेंट थे। इन्होंने अपने लिए स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज इन्होंने डेवलप की। मतलब इन्होंने अपने लिए क्या किया, इन्होंने अपने लिए स्टेट ओन्ड मतलब इंडस्ट्री जो इन्होंने डेवलप की उसका मालिक कौन है, गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन नहीं है। ठीक है, और ये इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कैपिटल कहां से एक्यूमुलेट की, दैट इज फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है, इनके पास फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं था, तो फॉरेन एक्सचेंज नहीं होने की वजह से ये वेस्ट वगैरह से कहीं से टेक्नोलॉजी खरीद नहीं सकते थे, गुड्स खरीद नहीं सकते थे और साथ में खरीदना चाहते भी नहीं थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम मतलब वेस्ट से कोई गुड्स वगैरह नहीं खरीदेंगे, हमसे टेक्नोलॉजी नहीं खरीदे, हम क्या करेंगे, हम फॉरेन इंपोर्ट करने की बजाय हम डोमेस्टिक गुड्स का प्रोडक्शन इतना बढ़ाएंगे कि हमें दूसरे देशों से कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आएगा। ये शुरुआत थी किसकी, चाइनीज इकोनॉमी की। ठीक है, लेकिन लंबे समय तक ये इकोनॉमिक मॉडल चला क्या, ये जो इकोनॉमिक मॉडल इन्होंने शुरुआत में 1948 में जो इन्होंने इकोनॉमिक मॉडल जिसपे इन्होंने अपने देश को डेवलप करने की सोचा था, ये डेवलप ये कर पाए क्या, इसके बारे में हम किस पे बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इस इनिशियल मॉडल ऑफ चाइनीज इकोनॉमी जो है 1948 की, इस इनिशियल मॉडल में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस इनिशियल मॉडल को जो है उसके हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, एडवांटेजेस। ठीक है, हमें सबसे पहले हम इस इनिशियल मॉडल के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, इट हेल्प चाइना टू एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑन ए स्केल दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। तो क्या थे एडवांटेजेस इस इकोनॉमिक जो 1948 में जो हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा था चाइना का, जो उन्होंने सोवियत मॉडल अपनाया था, उसके एडवांटेजेस क्या कहते हैं। तो उसका पहला एडवांटेज था इट एस्टैब्लिश्ड चाइनीज इकोनॉमी ऑन लार्ज स्केल। चाइनीज इकोनॉमी को बहुत बड़े स्केल पर एस्टैब्लिश कर दिया, इतने बड़े स्केल पर एस्टैब्लिश कर दिया कि इससे पहले ऐसी इकोनॉमी कभी एस्टैब्लिश हुई ही नहीं थी। मतलब दुनिया में ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं है कि भाई ऐसी कोई इकोनॉमी डेवलप हुई हो। ठीक है, दूसरा एडवांटेज क्या था, एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने सबको एम्प्लॉयमेंट दिया, मतलब पूरे चाइना के अंदर कहीं पर किसी प्रकार का कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था। और साथ में उन्होंने किस चीज पर ध्यान दिया, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब जनहित। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के बारे में अच्छे बारे में डेवलप करना। तो इन्होंने सिटीजन्स के सोशल वेलफेयर और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इन्होंने क्या किया, ध्यान दिया। ठीक है, और ये इन्होंने एश्योर किया। ठीक है, इट, एक लाइन और मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, इट एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। अपने यहाँ के देश के जो सिटीजन्स है उनके सोशल वेलफेयर के बारे में इन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया। इन्होंने एश्योर किया कि कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहे, सबका भला होना चाहिए। ठीक है, और इस दौरान वो जो है दो चीजों में सबसे आगे निकल गए। सबसे पहली चीज किसमें वो आगे निकल गए, एजुकेशन। अपने देश के लोगों को एजुकेशन देने के मामले में इस मॉडल में वो बहुत आगे निकल गए। और बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है, तो इस मॉडल ने ये इंश्योर किया कि सबको एजुकेशन मिलेगा और सबको एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज
मिलेगी, जो कि दूसरी डेवलपिंग कंट्री के कंपैरिजन में चाइना ने इन दो जगहों पर चाइना ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया। ठीक है। और चौथा पॉइंट, इसका जो फायदा मिला, इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो चाइना की, वो कितनी हो गई, वो हो गई 5 to 6%। ठीक है। कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई चाइना की, 5 to 6%। तो ये सोवियत मॉडल ने कुछ अच्छा काम भी किया, ये एडवांटेजेस है सोवियत मॉडल के जो चाइना ने अपनाए थे। और वो अच्छा काम क्या था, लार्ज स्केल पर चाइनीज इकोनॉमी को एस्टेब्लिश कर दिया, इतने बड़े स्केल पर एस्टेब्लिश किया कि ऐसी इकोनॉमी पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, इनके ऊपर एश्योरेंस दिया कि जितने भी सिटीजन्स है सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और पूरे देश में सारे सिटीजन्स का सोशल वेलफेयर होगा, ये एश्योर किया। एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी, उस लेवल पर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज दी जो दूसरे देशों के कंपैरिजन में जिससे पहले कभी अवेलेबल ही नहीं थी। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज से कहीं आगे चाइना बढ़ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनकी ग्रोथ रेट कितनी हो गई, 5 से 6%। ठीक है। तो ये आपके 4 क्या है, एडवांटेजेस किसके, चाइना के इनिशियल मॉडल ऑफ इकोनॉमी जो उन्होंने सोवियत मॉडल के बेसिस पर तैयार की थी 1948 में। ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है। इसके जो लिखा हुआ है, इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। विद्या भारती के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको, ठीक है, तो इनके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। पर बेसिक ये है कि पहले आप इनको समझ लें। ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, एडवांटेजेस की। ठीक है, कि इस इकोनॉमी के एडवांटेजेस क्या है। अब एडवांटेजेस होते हैं तो ऑब्वियसली वहां पर डिसएडवांटेजेस भी साथ में होते हैं। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जब साथ साथ काम करते हैं, तो एडवांटेजेस हमने पढ़ लिए, तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात करेंगे। तो हम लिख देते हैं यहां पर डिसएडवांटेजेस और फ्लॉस। ठीक है। तो 1948 में जो इकोनॉमी चलाई थी, जिसके बारे में हमने अच्छी बातें पढ़ी, उनकी कुछ कमियां भी थी और वो कमियां बहुत ज्यादा बड़ी थी। जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम जो थी वो थी पॉपुलेशन। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी, दैट इज पॉपुलेशन। चाइना की पॉपुलेशन 2 से 3% पर एनम इस ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। चाइना की जो पॉपुलेशन थी वो किस ग्रोथ रेट से बढ़ रही थी, 2 to 3% पर एनम। मतलब हर साल चाइनीज पॉपुलेशन के अंदर जो है वो 2 से 3% की ग्रोथ हो रही थी। मतलब आप यूं मान के चलो कि अगर चाइना की पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख है, तो आप इसको 3/100 कर सकते हैं। ठीक है। तो उतनी पॉपुलेशन, मतलब 10 लाख का 3%, जिस कितना हो गया, दैट इज आई थिंक 3 लाख। तो पॉपुलेशन हो गई 13 लाख। ठीक है। ये तो मैंने आपको जो बेसिस बताया है वो बहुत छोटा बेसिस बताया। अब आप करोड़ों में इस बेसिस को लेंगे तो 1% या 1.5% या 2% की ग्रोथ रेट अगर रहेगी इतने बड़े बेसिस के ऊपर, बेसिक पॉपुलेशन के ऊपर, तो संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम थी कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही थी। ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी, इकोनॉमिक growth was insufficient to meet the needs of population। अब एक सिंपल सी बात है कि जब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन की डिमांड भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन को खाना पीना रहना बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है। और आप भले ही 5 या 6% की दर से आप ग्रोथ कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रही है उसके कंपैरिजन में आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो
कहीं भी उस पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। तो एक प्रकार से ये क्या बन गया, ड्रॉबैक। आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को सरपास कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज आपके पास कम है और रिसोर्सेज को कंज्यूम करने वाले लोग दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये उनकी दूसरी प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, तीसरी प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर। थर्ड प्रॉब्लम वाज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो भी इनसफिशिएंट था टू फुलफिल नीड्स ऑफ इंडस्ट्रीज। भाई इंडस्ट्रीज कैसे चलेगी, इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल पे चलेगी, लेकिन जितना प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर में, धीरे धीरे ये समझ में आया कि भाई इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल की जितनी जरूरत है, एग्रीकल्चर उतना रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ठीक है। इंडस्ट्रीज के लिए सरप्लस नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। यहां पर एक वर्ड आप यूज करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज इनसफिशिएंट टू, इसको हम चेंज करते थोड़ा सा वर्डिंग्स को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज इनसफिशिएंट टू जनरेट सरप्लस फॉर इंडस्ट्रीज। समझो आप इस बात को, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बेसिक प्रॉब्लम है। इस बेसिक प्रॉब्लम की वजह से दो प्रॉब्लम नजर आ गई। बेसिक प्रॉब्लम में पॉपुलेशन बढ़ रही है हद से ज्यादा, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उस पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करने में जो है सफिशिएंट नहीं है। और तीसरा प्रॉब्लम ये कि सरप्लस। सरप्लस क्या होता है, सरप्लस का मतलब होता है कि जितना भी आपका प्रोडक्शन हो, उस प्रोडक्ट एग्रीकल्चर में आपका जितना भी प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन की नीड्स, मतलब आपके देश की जो नीड है उस प्रोडक्शन में से, जैसे मान लो 100 बोरी हमने गेहूं उगाया, ठीक है, और कंजप्शन कितने का है, कंजप्शन है कि 60 बोरी का कंजप्शन है। 100 बोरी हमने गेहूं उगाया और कंजप्शन 60 बोरी का है, तो ये 40 बोरी बच गई। ये 40 बोरी क्या होगी, सरप्लस होगी। मतलब टोटल नीड्स को पूरा करने के बाद जो एक्स्ट्रा बचा है वो क्या है, सरप्लस है। तो यहां पर एग्रीकल्चर जो है वो सरप्लस जो है वो जनरेट नहीं कर पा रहा था। मतलब सारी नीड्स पॉपुलेशन की तरफ ही खत्म हो जा रही थी, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल तक आगे यूज ही नहीं है। जैसे हमारे हम इसको एग्जांपल लेते हैं कि भाई जैसे इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है और 130 करोड़ में से गेहूं की जरूरत है, तो 130 करोड़ लोगों को जितना गेहूं चाहिए घर में खाने के लिए, ठीक है, उस गेहूं का प्रोडक्शन जो है, मतलब पूरे भारत में जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो 130 करोड़ पॉपुलेशन को ही फुलफिल कर पा रहा है। तो फिर इंडस्ट्रीज में जहां पर गेहूं से कोई दूसरे प्रकार के मटेरियल्स बनाए जाते हैं, जैसे बिस्किट बनाया जाता है या कोई दूसरे प्रकार का फूड जो है, फूड इंडस्ट्रीज जो होती है, वो फूड इंडस्ट्रीज जो दूसरे प्रकार के जो प्रोडक्ट्स बना रही है, वो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी गेहूं चाहिए। बिस्किट बनाने के लिए भी गेहूं चाहिए, घर में रोटी बनाने के लिए भी गेहूं चाहिए। तो घर में रोटी बनाने के लिए गेहूं जो है वो तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्रीज तक पहुंचने लायक नहीं। भाई आपकी घर की नीड्स ही पूरी करने में ये सारा गेहूं यूज हो जा रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर ये जो सरप्लस है, ये सरप्लस अवेलेबल नहीं दे पा रहा था। मतलब एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं ये फ्लॉ आ गया, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेजेस थे यहाँ पर। पहला डिसएडवांटेज था पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज्यादा थी, 2 से 3% पर थी। दूसरा, ये पॉपुलेशन की ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ आपस में मैच नहीं कर पा रही थी, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो इनसफिशिएंट थी पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करने के लिए। और तीसरा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जितना हो रहा था वो सरप्लस प्रोड्यूस करने में, सरप्लस जनरेट करने में नाकाम था। मतलब घरों तक एग्रीकल्चर जो नीड है वो तो पहुंच रही थी, लेकिन वो सरप्लस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। मतलब पॉपुलेशन की नीड्स को कह दो या एक्स्ट्रा जो हर देश के अंदर, जैसे हम कहते हैं बफर स्टॉक बनाकर रखता है हर देश हर प्रकार की फसलों का, तो ऐसे बफर स्टॉक वगैरह टाइप चीजें बन नहीं पा रही थी। तो ये एक कुछ फ्लॉज थे, ठीक है, किसके, इनिशियल सोवियत बेस्ड मॉडल ऑफ चाइनीज इकोनॉमी के, ठीक है। आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो ये सारी प्रॉब्लम्स चलती रही, ये प्रॉब्लम्स चलती रही कब तक, 1970 तक।
ये सारी प्रॉब्लम्स कब तक चलती रही? 1970 तक। ठीक है, अब 1970 के अंदर चाइनीज जो लीडरशिप है वो लीडरशिप जो है कुछ रिफॉर्म्स करती है। ठीक है, क्या करती है? रिफॉर्म्स। तो अब हम बात करेंगे रिफॉर्म्स इन चाइनीज इकोनॉमी। ठीक है, यहां मैं आपको एक नाम बता रहा हूं, ये नाम आपको याद रखना है, नाम है झाऊ एनलाई। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार। ठीक है, रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? सुधार। ठीक है, तो चाइनीज इकोनॉमी की अभी हमने फ्लॉस पढ़ लिए, जिस लेवल पर डेवलप होना चाहिए था उस लेवल पर डेवलप नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और एक चीज और आपको मैं बता दूं कि वो जो 2-3 पॉइंट्स हमने पढ़े थे कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही थी, फिर उसके बाद सफिशिएंट नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे, और द थर्ड थिंग वाज कि सरप्लस जनरेट नहीं हो पा रहा था। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ, वैसा ही क्राइसिस तैयार हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस तैयार हुआ। कहां पर? चाइना में, जैसा कि इकोनॉमिक क्राइसिस कहां तैयार हुआ था? रशिया में, यूएसएसआर में क्राइसिस तैयार हुआ था। और जिसकी वजह से हमने पढ़ा था कि भाई गॉर्बेचेव कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए थे, और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि भाई बाद में वो बहुत बड़ा सेल गैराज बन गया था। ठीक है ना, तो ये वो सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कहां पर? चाइना के अंदर। ठीक है, तो चाइना में भी वही सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। तो जैसा कि रशिया में प्रॉब्लम शुरू हुई थी, जैसे क्राइसिस शुरू हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो नहीं बढ़ रहा था, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो था वो ट्रेड नहीं बढ़ पा रहा था, पर कैपिटल इनकम जो थी वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रही थी चाइना की। तो ये सारी प्रॉब्लम्स चाइना फेस करने लग गया था। तो ऐसी सिचुएशन में चाइनीज लीडरशिप डिसाइड करती है कि वो लोग क्या करेंगे? रिफॉर्म्स करेंगे। रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? सुधार करेंगे। किस चीज में सुधार करेंगे? इकोनॉमी में, या फिर आप कह सकते हो इकोनॉमिक पॉलिसी में। वो चाइना की इकोनॉमी, मतलब अभी तक जो इकोनॉमिक पॉलिसी चलती चली आ रही है सोवियत मॉडल की, उसके ऊपर वो क्या करेंगे? सुधार लाएंगे। ठीक है, ये सुधार लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन? झाऊ एनलाई। ये नाम आपको याद रखना है। यहाँ इसके बाद एक और नाम हम याद करेंगे, लेकिन अभी तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, झाऊ एनलाई। किसके बारे में? झाऊ एनलाई। ठीक है, तो ईयर आता है 1970। कौन सा ईयर? 1970। मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं। चाइनीज लीडरशिप क्या करती है? मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है। ये मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस क्या है? एंड ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल आइसोलेशन विद द वर्ल्ड। ऑलरेडी हमने पढ़ा था, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे चाइना ने दुनिया के साथ, कैपिटलिस्ट कंट्रीज के साथ और बाकी दुनिया के साथ, और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो खुद इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो खुद प्रोडक्शन करेंगे। तो अब रिफॉर्म्स आ गए। तो पहला रिफॉर्म जो लिया गया वो क्या था कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है कि खुद को दुनिया से दूर कर लेना, एकांतवास में चला जाना। तो चाइना ने खुद को दुनिया से दूर कर लिया था, एकांतवास में चला गया था। तो चाइना ने अब डिसाइड किया कि वो इस एकांतवास को खत्म कर देगा, मतलब दुनिया के साथ जितना भी उसने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन था वो खत्म कर देगा। इट्स मीन्स वो दुनिया के सारे देशों के साथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशंस मेंटेन करेगा आपसे। ठीक है, ठीक है। और इसके लिए झाऊ एनलाई ने क्या किया? झाऊ एनलाई proposed for modernization। झाऊ एनलाई ने डिसाइड किया कि वो 4 प्रकार का मॉडर्नाइजेशन करेंगे पूरे देश में, मतलब पूरी पॉलिसी खत्म नहीं कर देंगे, थोड़ा सा सुधार करेंगे। वो सुधार में क्या करेंगे? 4
सेक्टर्स में वो मॉडर्नाइजेशन लेकर आएंगे। कितने सेक्टर्स में? 4 सेक्टर्स में। ये 4 सेक्टर कौन कौन से हैं? पहला एग्रीकल्चर, दूसरा जो है वो होगा इंडस्ट्री, तीसरा जो होगा वो होगा साइंस, और चौथा जो होगा वो होगा मिलिट्री। मतलब ये 4 सेक्टर में, बाकी वो अपने कंट्रोल में रखेंगे। जैसे रशिया ने गलती की थी, उन्होंने मैं उसका वर्ड भूल गया, जैसे रशिया ने गलती की थी कि भाई उन्होंने जो है स्टेप बाय स्टेप नहीं किया, जो भी रिफॉर्म्स करने थे उन्होंने तुरंत कर दिए, ठीक है। और उस तुरंत करने की वजह से रशिया के अंदर वो गैरेज सेल लग गई थी और वो डिसइंटीग्रेशन हो गया, बहुत सारे कारण बन गए, गॉर्बेचोव की रिफॉर्म्स पॉलिसी वगैरह बाद में सब। चाइना ने वैसा नहीं किया। चाइना ने क्या किया, उन्होंने शुरुआत में 4 चीज़ों का ही मॉडर्नाइजेशन करना डिसाइड किया, बाकी चीज़ों का मॉडर्नाइजेशन नहीं करेंगे। कौन सी 4 चीज़ें हैं वो है एग्रीकल्चर, साइंस, इंडस्ट्री। मतलब इन 4 चीज़ों में वो क्या करेंगे, दुनिया के साथ सहयोग करेंगे। और ये डिसीजन लिया गया था 1971 में, ठीक है। तो ये काम किसने किया? ये काम किया, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ये काम किया था झाउ इनलाइन ने। इसका नाम आपको याद रखना, ठीक है। ये किसने किया था? झाउ इनलाइन ने। तो झाउ इनलाइन ने 1970-71 में ये कुछ स्टेप्स लिए थे रिफॉर्म्स के, सुधार लाने के लिए चाइनीज इकोनॉमी में, कि वो अब दुनिया के साथ आइसोलेशन खत्म करेंगे और इन 4 सेक्टर्स में वो मॉडर्नाइजेशन करेंगे। मॉडर्नाइजेशन करने का मतलब ये कि दुनिया में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, इन 4 सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए उसे वो अपनाएंगे, खरीदेंगे और खुद डेवलप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन विदेशों से टेक्नोलॉजी भी लेंगे और विदेशों से इनको डेवलप करने के लिए विदेशों से वो गुड्स भी इंपोर्ट करेंगे। मतलब इन 4 सेक्टर्स के लिए, बाकी सेक्टर्स नहीं। बाकी सेक्टर्स में लिए वो क्या करेंगे, वही पुराना स्टेट ऑन सिस्टम चलता रहेगा। तो ये स्टेप्स तो लिए किसने? झाउ इनलाइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये 1970, ठीक है, 1970-71 की बात हो, ठीक है। फिर एक नए लीडर आते हैं चाइना के अंदर, जिनका नाम था डेन शियाओपिंग, ठीक है। उनका नाम क्या था? उनका नाम था, अगले लीडर आते हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है, डेंग शियाओपिंग, ठीक है। ये नए लीडर आते हैं, इनका नाम है डेंग शियाओपिंग। और हम सीधे अब हम जंप करते हैं ईयर 1978 में। और डेंग शियाओपिंग जो है वो 1978 में क्या करते हैं? वो 1978 में ओपन डोर पॉलिसी लेकर आते हैं। क्या करते हैं वो? ओपन डोर पॉलिसी लेकर आते हैं, ठीक है। और वो ओपन डोर पॉलिसी के साथ मोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्या करेंगे वो? और ज्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। तो यहां पर आपको 2 लीडर्स के नाम याद रखने। पहला लीडर थे अपने झाउ इनलाइन, उन्होंने 1970-71 में कुछ रिफॉर्म्स किए। उन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन के फैक्टर समझाए थे, जिनके अंदर उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे। और दूसरे डेन शियाओपिंग, ये डेन शियाओपिंग ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी शुरू की है 1978 में, जिसके तहत ये लोग क्या करेंगे, और ज्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगे, ठीक है। और इस पॉलिसी ने क्या किया, इस पॉलिसी का एम क्या था? व्हाट वाज द एम ऑफ ओपन डोर पॉलिसी? पहला एम था जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, उपज उत्पादन बढ़ाना, चाहे एग्रीकल्चर का हो चाहे इंडस्ट्रीज का हो, हर प्रकार का उत्पादन बढ़ाना, ठीक है। ये उत्पादन कैसे बढ़ेगा? बाय
इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करके, पैसा लगाने के लिए दुनिया से लोग पैसा लगाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। और साथ में क्या करेंगे, ये सब कुछ करने के लिए टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से टेक्नोलॉजी भी लाएंगे। ये नए रिफॉर्म्स है, अभी तक लिमिटेड 4 ही सेक्टर में किया था, लेकिन अब इन्होंने सब में डिसाइड किया है। ये क्या करेंगे, ये सारा काम एकदम से नहीं होगा कि एक ही दिन में पूरा गराज सेल लगा देंगे, नहीं, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। चाइना का सबसे बड़ा डेवलप होने का प्लस पॉइंट रशिया के कंपैरिजन में फास्टर डेवलपमेंट इसीलिए क्योंकि रशिया ने सब कुछ एक ही दिन में प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की, चाइना ने ऐसा नहीं किया। 1970 में कुछ रिफॉर्म्स किए, अब कुछ रिफॉर्म्स 1978, इसमें भी बहुत सारी चीजें अभी भी स्टेट आउंड ही है, लेकिन कुछ सेक्टर्स इन्होंने खोल दिए, और ज्यादा सेक्टर्स, कुछ पहले 4 खोले थे, अब कुछ और खोल दिए। और इनका एम क्या था, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे और टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, कहां से, अब्रॉड से, विदेश। ये सारी चीजें चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये ओपन डोर पॉलिसी आती है, जो कुछ नए रिफॉर्म्स, 2 बेसिक चीजें याद रखनी है आपको। इस ओपन डोर पॉलिसी का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य था, पहला उद्देश्य था प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी कहां से लाएंगे, विदेश से लाएंगे। अभी तक विदेश से टेक्नोलॉजी नहीं खरीद रहे थे, अब खरीदेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपना डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो चाइना में 1978 में डेन शियाओपिंग, ठीक है, नाम आपको याद रखना है, डेन शियाओपिंग जो है वो ओपन डोर पॉलिसी लेकर आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इस ओपन डोर पॉलिसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब इनकी विशेषता क्या है, ठीक है। अभी तक तो हमने एक भाई छोटा सा एम पढ़ लिया कि भाई विदेश से टेक्नोलॉजी आएगी और विदेश से जो है वो क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट भी लेकर आएंगे, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि चाइना जो है इसकी मतलब ओपन डोर पॉलिसी के तहत करेगा क्या। तो हाँ, मैं जो वर्ड आपको बोल रहा था कि जो यूएसएसआर ने किया था, जो चाइना ने नहीं किया, वो था शॉक थेरेपी। हमको याद आया वो आप लोगों को शॉक थेरेपी का नाम सुनकर कि भाई कैसे शॉक थेरेपी जो थी वो यूएसएसआर ने अपनाई थी और उसकी वजह से उसके क्या कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़े थे यूएसएसआर को। चाइना ने वैसा नहीं किया, चाइना ने शॉक थेरेपी इंट्रोड्यूस नहीं की, ठीक है। वो गॉर्बेचेव के बाद में शॉक थेरेपी लगाकर सब कुछ एक साथ प्राइवेटाइजेशन कर दिया एक ही दिन में, चाइना ने काम नहीं किया। चाइना ने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके कदम रखा। जब उन्होंने ये रिफॉर्म्स किए तब उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अपनी सारी की सारी जो स्टेट आउट इंडस्ट्री थी वो सारी प्राइवेट कर दी, नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इस चीज को उन्होंने ध्यान दिया। और वो ध्यान कैसे दिया कि उन्होंने रशिया से सीखा, रशिया से शायद सीखा या कह सकते हैं कि भाई उनकी तरह उन्होंने गलत स्टेप्स नहीं उठाए, उन्होंने बहुत प्लान तरीके से अपनी इकोनॉमी में धीरे धीरे रिफॉर्म्स लेकर आए, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था, चाइना डिड नॉट गो फॉर शॉक थेरेपी। दिमाग में बैठा लेना, चाइना ने रशिया की तरह शॉक थेरेपी के ऊपर तरफ नहीं गया चाइना, ठीक है। एंड ओपन इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप। चाइना ने क्या किया, रशिया की तरह शॉक थेरेपी नहीं ली, उसने स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। एक साथ उसने पूरा ओपन नहीं किया, उसने तरीकों के साथ, समय के साथ जैसा जरूरत लगा उस हिसाब से उन्होंने क्या किया। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक का होगा कि चाइना शॉक थेरेपी की तरफ नहीं गया, उसने क्या किया, उसने स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा स्टेप लिया। दूसरा स्टेप क्या था, इन 1982 चाइना प्राइवेटाइज्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। चाइना ने क्या किया, 1982 में
एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया। जबकि शॉक थेरेपी में रशिया ने क्या किया था, सब कुछ ही प्राइवेटाइज कर दिया था, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वगैरह सारा एक साथ ही उसने क्या किया था, उसने प्राइवेटाइज कर दिया था। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप क्या लिया, इन 1998 चाइना प्राइवेटाइज्ड इंडस्ट्रीज। देखो अब पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया 1982 में, फिर उन्होंने 1998 में क्या किया, 1998 में उन्होंने किसको, व्हाट वी कॉल इट, इंडस्ट्री को उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडस्ट्री को क्या किया, प्राइवेटाइज किया। ठीक है, अगला स्टेप उन्होंने क्या लिया, ठीक है, अगला स्टेप उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगला स्टेप लिया, ट्रेड बैरियर्स वर ओनली रिमूव्ड। अब देखो ये जब आप प्राइवेटाइजेशन करते हो, लिबरलाइजेशन करते हो, तो ट्रेड बैरियर्स आप खोलते हो, ठीक है ना, ये तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी और 11th में भी आप पढ़ते चले आ रहे हो कि भाई ट्रेड बैरियर्स होते हैं। ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, ट्रेड बैरियर्स जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जिस भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, गवर्नमेंट लगाती है अपने देश में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगाती है, या तो बैन कर सकते हैं इंपोर्ट को, और अगर बैन नहीं करते हैं तो वो ड्यूटीज बढ़ा सकते हैं इंपोर्ट के ऊपर, या पर्टिकुलर गुड्स के इंपोर्ट के ऊपर वो रोक लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर गुड्स का इंपोर्ट नहीं हो सकता है। जैसे चाइना ने रोक लगाई थी पहले कि वो इंपोर्ट करेगा ही नहीं कुछ भी, तो वो उन्होंने क्या किया, उस इंपोर्ट को उन्होंने ओपन कर दिया। तो ये इंपोर्ट के ऊपर रोक लगाना, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाना, ड्यूटीज बढ़ाना, ठीक है ना, तो ये ट्रेड बैरियर्स कहलाते हैं। तो चाइना ने क्या किया, ट्रेड बैरियर्स ओपन कर दिए। ठीक है, लेकिन ये बात आपको दिमाग में बिठाना है कि चाइना ओपन ट्रेड बैरियर्स ओनली इन SEZ। चाइना ने क्या किया, ट्रेड बैरियर्स ओपन किए, लेकिन सिर्फ कहां किए, SEZ। SEZ क्या है, SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इकोनॉमी के वो जोन्स होते हैं, वो एरियाज, वो सिटीज, वो स्टेट्स, या पर्टिकुलर कोई भी जो है वो ब्लॉक हो सकता है, जहां पर गवर्नमेंट चाहती है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट आए, और इन्वेस्टमेंट आने के साथ साथ वहां पर जो है इन्वेस्टमेंट तो आए साथ में इन्वेस्टमेंट आने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी जगहों के ऊपर कुछ विशेष प्रकार के व्हाट वी कॉल इट फैसिलिटीज देती है। जैसे कि लेबर कॉस्ट कम कर देती है कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, तो भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करती है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर लेबर कॉस्ट कम कर देगी, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस वो कम कर देगी, वो सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर रॉ मटेरियल अवेलेबल करवा देगी, या फिर वो जो है सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर लैंड अवेलेबल करवा देगी, या जो ड्यूटीज कम कर देगी, इंपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, या जो भी गवर्नमेंट रेवेन्यू होती है वो रेवेन्यू कम कर देगी। ये पर्टिकुलर जगहों पर क्या होता है, अट्रैक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफर देती है इस तरीके की, और जिन एरियाज में ये ऑफर दिए जाते हैं उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहा जाता है। ये ऑफर्स इन्हीं जोन्स में मिलेंगे। बस आप अगर कहोगे कि पूरे देश में मिलेंगे, तो नहीं, पूरे देश में नहीं मिलेंगे। जहां पर SEZ है वहां गवर्नमेंट ने जो भी ऑफर्स डिसाइड किए होते हैं, ये तो मैंने आपको जो ऑप्शंस बताए इनमें से सारे भी हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, तो ये इकोनॉमिक जोन्स के ऑफर्स होते हैं। ये इकोनॉमिक जोन्स के ऑफर्स जो है ये पर्टिकुलर कुछ ही एरियाज में होते हैं। इन कुछ एरियाज को हम क्या कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं, या शॉर्ट में हम इसको SEZ बोलते हैं। ठीक है, तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने ट्रेड बैरियर्स तो ओपन किए, लेकिन चाइना ने ट्रेड बैरियर्स जो है वो SEZ में ओपन किए। मतलब जहां जहां चाइनीज गवर्नमेंट चाहती है सिर्फ वही ट्रेड बैरियर्स ओपन होंगे, बस के अलावा पूरे देश में ट्रेड बैरियर्स ओपन नहीं होंगे। ये ट्रेड बैरियर्स पूरे देश में ओपन क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एट द सेम टाइम उनको अपने देश की बाकी एरियाज के इंडस्ट्रीज को भी क्या करना है, सेव करना है, उनको बचाना है, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करना है उनको, कि भाई अगर भाई सब जगह अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले आओगे, सब जगह इंपोर्ट वगैरह आप ले आओगे, तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा, और कंपटीशन बढ़ जाएगा तो फिर मार्केट के अंदर जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, या लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है, या लोकल जो बिजनेसमैन है, उनके बिजनेस के ऊपर इसका विपरीत असर पड़ेगा।
तो ये विपरीत असर पड़ेगा, तो डेफिनेटली देश की इकोनॉमी, देश के लोगों का एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इकोनॉमी थोड़ी सी हाइंडर होगी, और सारा चीज आप विदेशों पर डिपेंड नहीं कर सकते। तो अपने देश के लिए भी आपको ओपन रखना है कि आपके देश के लोग भी compete कर सके और वो भी कमा सके। तो क्या होता है कि इकोनॉमिक जोन्स, पर्टिकुलर जोन्स बना दी जाती है, उन्हीं जोन्स के अंदर सुविधाएं मिलती, बाकी जोन्स में सुविधाएं नहीं मिलती। ठीक है, तो चाइना ने भी यही किया, चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है ओपन कर दिए, वहां पर इन्होंने ट्रेड बैरियर खोल दिया, और क्या किया, और इन्होंने कहा क्या कहा, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टर्स could only invest in SEZ, मतलब विदेश से जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा वो सिर्फ SEZ में आएगा, बाकी देश में नहीं आएगा। बाकी देश में तो चाइनीज गवर्नमेंट ही अपने हिसाब से काम चलाएगी। ठीक है, तो ओपन डोर पॉलिसी के बारे में हम बात करें, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने क्या किया। इन्होंने शॉक थेरेपी के लिए नहीं गए, इन्होंने सबसे पहले पहला स्टेप लिया, इन्होंने 1982 में एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया, फिर 1998 में इन्होंने इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज किया, इन्होंने ट्रेड बैरियर्स ओपन किए, लेकिन ट्रेड बैरियर सिर्फ कहाँ ओपन किए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ओपन किए, और सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो विदेश से इन्वेस्टमेंट आता है वो विदेश से इन्वेस्टमेंट से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ही आएगा, बाकी जगहों पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बाकी जगहों पर जो प्रोड्यूसर्स है, चाइना के लोकल प्रोड्यूसर्स है, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं तो कॉम्पिटिशन में उलझ कर वो प्रोड्यूसर्स, जैसे हमारे देश में पड़ता है ना कि भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्मॉल प्रोड्यूसर से वो बर्बाद हो रहे हैं सबसे ज्यादा, तो उसका इन्होंने विशेष ध्यान रखा कि उनके स्मॉल प्रोड्यूसर्स को नुकसान ना हो। ठीक है, और एक खासियत जो बहुत इंपॉर्टेंट खासियत थी वो ये थी कि भाई इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, जो आपने इन पॉइंट से समझा, मैं फर्स्ट पॉइंट थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, इतना सब कुछ ओपन डोर पॉलिसी के बाद भी स्टेट प्लेड इंपॉर्टेंट एंड डिसिसिव रोल, ठीक है, इन सेटिंग अप प्राइवेट इकोनॉमी। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपने स्टेट का रोल खत्म हो गया, आपने प्राइवेटाइज कर दिया एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, SEZ के अंदर आपने प्राइवेटाइज कर दिया तो वहाँ जो है वो स्टेट का रोल खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। इतना सब कुछ के बावजूद भी स्टेट अपना इंपॉर्टेंट और डिसिसिव रोल रखेगा। मतलब वहाँ पर भी चाइना ने अपना पाँव जमा कर रखा हुआ, पूरी तरीके से उन्होंने सब कुछ उनके ऊपर नहीं छोड़ा है कि प्राइवेटाइजेशन के हाथ में है, उन्होंने सब कुछ नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो ये कुछ आपके जो है वो, ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल स्टेजेस थी किसकी, ओपन डोर पॉलिसी की। और इनिशियल स्टेजेस के फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बेनिफिट्स होना शुरू हो गए। बाद में इसके फ्लॉज भी हम पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत में थोड़े से हम इस ओपन डोर पॉलिसी के बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं। इस ओपन डोर पॉलिसी के जो बेनिफिट्स है वो क्या क्या है। ठीक है, यहां तक तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये जो 1970 के बाद जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, इससे क्या हुआ। सबसे पहली बात क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रॉट चाइना आउट ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। मतलब ये है कि ये जो हमने पढ़ा अभी ओपन डोर पॉलिसी और वो जो 4 प्राइवेटाइजेशन वाला जो टॉपिक था, वो जो हमने टोटल पढ़ा, न्यू रिफॉर्म्स जो थे, इन न्यू रिफॉर्म्स ने क्या किया, इन न्यू रिफॉर्म्स ने चाइना को इकोनॉमिक स्टैग्नेशन से बाहर निकाल दिया। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि
आर्थिक रूप से जब आप रुक जाते हो और आपकी ग्रोथ रुक जाती है, जैसे मान लो आप आपके देश में क्या चाहते हो कि आपका देश मान लो आज की तारीख में 5 से 6% की दर से ग्रोथ कर रहा है, तो आपकी इच्छा होगी कि भाई ये ग्रोथ रेट 9 से 10% भी बने। ये 9 से 10% होने के बाद फिर आपकी इच्छा होगी कि 11-12% पर भी जाए और बढ़े। तो इकोनॉमिक स्टेगनेशन क्या होता है कि जैसे आपकी ग्रोथ रेट 4 से 5% पर है, तो 4 से 5% की जो एक ग्रोथ रेट है, ये ग्रोथ रेट 4 से 5% पर ही रुकी रहे, इससे ऊपर बढ़े ही नहीं, कभी घट सकती है लेकिन बढ़े नहीं। तो इसको इकोनॉमिक स्टेगनेशन कहा जाता है। तो इस न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉलिसी ने क्या किया, चाइना को इकोनॉमिक स्टेगनेशन से बाहर निकाल दिया। ठीक है। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ था उससे क्या हुआ, उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, increased, and second रूरल इनकम ऑल्सो इंक्रीज। ये तो आप सब जानते हैं कि भाई अगर एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो भाई रूरल एरिया में, एग्रीकल्चर कहाँ होता है भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। ग्रामीण क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं, रूरल एरिया बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसका सीधा इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, प्रोड्यूसर्स पर पड़ेगा, मतलब किसानों पर पड़ेगा। तो ऑब्वियसली उन किसानों की इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। किसानों की इनकम बढ़ेगी तो फिर वहां से रूरल एरिया में और भी जितने प्रकार के लोग हैं, उनके काम करने वाले लोग हैं, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन है, इन सारे लोगों की भी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा फायदा हुआ। ठीक है, तीसरा फायदा क्या हुआ, तीसरा फायदा हुआ हाई पर्सनल सेविंग इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में जो लोग थे उनकी पर्सनल सेविंग बढ़ गई, मतलब आज से पहले उन्होंने इतना कभी पर्सनली इनकम किया ही नहीं था जितना अब इस समय उनकी इनकम बढ़ गई। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, हाई पर्सनल सेविंग इन रूरल एरिया रिजल्टेड इन हाई ग्रोथ इन रूरल इंडस्ट्री। तो भाई इसका असर पड़ा कि भाई रूरल इंडस्ट्री भी जो थी उसकी भी ग्रोथ बढ़ गई, भाई रॉ मटेरियल अवेलेबल हो गया, सरप्लस मिलने लग गया, तो इंडस्ट्री जो थी रूरल एरिया में उनकी भी ग्रोथ बढ़ गई। ठीक है, ठीक है, और क्या क्या हुआ, और जो है न्यू ट्रेडिंग लॉस, नए जो कानून बनाए थे व्यापार के, इनकी वजह से क्या हुआ, न्यू ट्रेडिंग लॉज एंड एसईजेड, जो एसईजेड बनाए गए थे, इनकी वजह से क्या हुआ, रिजल्टेड इन हाई फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार बढ़ गया। ठीक है, तो एसईजेड बनाने का फायदा मिल गया। एसईजेड बनाने का फायदा क्या हुआ, नए ट्रेडिंग लॉज बनाए गए एसईजेड में और हाई फॉरेन ट्रेड। भाई एसईजेड बनाया आपने, नए ट्रेडिंग लॉज का फायदा क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड आपका बढ़ गया। पहले जो आप आइसोलेशन में थे, आप आइसोलेशन से बाहर निकल गए, अब आप विदेशों से व्यापार करने लग गए। व्यापार करने का फायदा क्या हुआ, आपके देश का फायदा होना, आपके देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू हो गई और आपके देश के अंदर फॉरेन ट्रेड बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, और इसका एक फायदा क्या हुआ, एक फायदा यह हुआ, चाइना बिकेम मोस्ट important China became most important destination for foreign इन्वेस्टमेंट। क्या हो गया, चाइना जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया।
मतलब दुनिया भर के देश, दुनिया भर की कंपनीज क्या कर रही थी, चाइना में आकर पैसा लगा रही थी। और उसका एग्जांपल आपको देखने को मिलता है कि दुनिया में जितने भी प्रकार के टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कह दो, चाहे आप सेल्यूलर इंडस्ट्रीज कह दो, इन सारे इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस कहाँ पर, इन सारे इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस आपको कहाँ मिलेंगे, चाइना में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे चाइना में? क्योंकि चाइना में ये जो हमने फैक्टर्स पढ़े ये काम कर रहे हैं, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने सस्ती कर दी, ठीक है। तो वो क्या बन गए, इन्फ्लुएंशियल हब बन गए। मतलब दुनिया के सारे देश, सारी कंपनीज पैसा कहाँ लगाना चाहती है, चाइना में पैसा लगाना चाहती है। तो इस तरीके से चाइना एक इन्फ्लुएंशियल हब बन गया, किसका, प्रोडक्टिविटी का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। और जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आप हब बन गए तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा पॉइंट नंबर 6। और वो पॉइंट नंबर 6 क्या है, वो पॉइंट नंबर 6 है कि चूंकि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ ज्यादा आ रहा है तो आपके यहाँ क्या होगा, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब विदेशी मुद्रा आपके पास बढ़ जाएगी। और जब आपके पास विदेशी मुद्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जब आपके पास विदेशी मुद्रा के रिजर्व्स, यहाँ एक वर्ड और हम ऐड कर देते हैं, रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके पास बढ़ गए तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि अब आप दिस अलाउड चाइना टू इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज। मतलब अभी तक दूसरे देश आपके देश में पैसा लगा रहे थे, अब आपके पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया इसकी वजह से अब आप दूसरे देश में पैसा लगाओगे। इसका एग्जांपल आप देखते हो कि दुनिया में बहुत सारे चाइनीज मार्केट, चाइनीज प्रोडक्ट आपको आसपास मिल जाएंगे जो दुनिया के हर कोने कोने में अवेलेबल है। चाहे आप मोबाइल फोन की बात कर लो, चाहे आप जो है कोई इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज की बात कर लो, चाहे आप जो है खिलौनों की टॉयज की बात कर लो, चाहे आज की तारीख में तो आपके कल्चर, त्योहार, हर जगह चाइनीज आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो हर देश में उसने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और अगर आप देखोगे तो चाइना का बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, इंडिया के अंदर उन्होंने बहुत पैसा लगा रखा और बहुत रेवेन्यू कमाते हैं वो इंडिया से, ठीक है ना। तो ये एक चीज हुई किसकी वजह से, इस ओपन डोर पॉलिसी की वजह से, ठीक है। और इन द एंड क्या होता है, इन द एंड होता है कि चाइना एसेस टू WTO, चाइना WTO का मेंबर बन जाता है इन 2001, ठीक है। चाइना WTO का मेंबर बन जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाता है 2001 में। और इसके बाद तो उसके दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खुल गए और पूरी दुनिया के दरवाजे इसके लिए खुल गए। अभी जहां चाहे वहां इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि WTO के तो जो भी मेंबर कंट्रीज है उन सबको अपने यहाँ से टोटल ट्रेड बैरियर्स हटाने पड़ते हैं। उनको अपने यहाँ पर किसी प्रकार का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर कोई ट्रेड बैरियर लगाना वो पसंद नहीं करते हैं। उनके रूल्स रेगुलेशन उनको फायदा तो उनको वो, तो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। और जैसा कि आप रिसेंटली पढ़ रहे हो कोविड-19 के अंदर अभी WHO WTO वगैरह का जो मैटर चल रहा है उसमें आपको पता है कि भाई USA के बाद सेकंड लार्जेस्ट फंडिंग कंट्री टू UN, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन यूनाइटेड नेशंस, इनको अमेरिका के बाद जो दूसरी कंट्री जो सबसे ज्यादा फंड करती है, कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, यूरोपियन यूनियन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन तो फिर वो पूरा यूनियन है कंबाइंड का। तो कंट्री के लेवल पर अगर हम बात करें तो कंट्री के लेवल पर दूसरी सबसे बड़ी कंट्री कौन सी, चाइना। तो इस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में बढ़ गया। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। कल हम बात करेंगे, ये तो हमने एडवांटेजेस पढ़ लिए ओपन डोर पॉलिसी के, ठीक है, इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कल हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स कि इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के एडवांटेजेस तो हैं लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है, वो नुकसान क्या क्या है, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे चाइना जो है इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने के बाद एक हेजमॉन को चैलेंज कर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।
आज हमने टॉपिक में राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी पढ़ा, उनका इंसेप्शन कैसे हुआ। फिर हमने पढ़ा कि भाई उनके यहाँ चाइना के अंदर जो रिफॉर्म्स है वो सबसे पहले 1970 में झाओ एनलाई लेकर आए, फिर उसके बाद डेंग शियाओपिंग 1978 में आए, जिन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई। ओपन डोर पॉलिसी के हमने हमने इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, आई होप आपको चाइनीज इकोनॉमिक का राइज समझ में आया। ठीक है, इसके नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट छोड़ सकते हैं। आपके लिए मैं इसकी रेमेडियल जो सोर्स है वो मैं आपको कैसे क्या करना है मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। आई होप आप सब लोग जो है घर पर रहें और घर पर आप सही सलामत रहें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।